हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। तो चार्ली चोपड़ा के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में पुलिस निकी की बॉडी को देखकर उसे एक्सीडेंट का केस बना देती है। पर चार्ली बोलती है कि निकी एक प्रोफेशनल स्कीयर थी, उसका एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं उठता, ये जरूर उसी खूनी का काम है। तभी एक आदमी बोलता है कि निकी काफी तेज स्की कर रही थी, जिससे उसके शू के नट बोल्ट ढीले हो गए और गिर गए, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। ये सुनते ही इंस्पेक्टर नारायण चार्ली पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे थाने ले जाकर बंद करने के लिए कहते हैं। तभी वहां कर्नल चार्ली को जेल जाने से बचा लेते हैं। अब चार्ली खुद ही मर्डरर को ढूंढने का फैसला करती है और अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाती है। चार्ली को परिवार के सभी लोगों पर शक था, तो वो उन सबकी फोटो दीवार पर लगाकर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती है। चार्ली को क्लियरली दिख रहा होता है कि रावत के पूरे परिवार के पास मर्डर का मोटिव था। इसके बाद चार्ली सीताराम से ब्रिगेडियर की मौत के बारे में डिस्कस करती है और परिवार के सभी लोगों की तफ्तीश करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ली विलायत हुसैन के घर उससे मिलने जाती है और उससे बातों बातों में लखनऊ के कनेक्शन के बारे में पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद वहां कर्नल वसीमा की दवाई लेकर आते हैं क्योंकि वसीमा को कुछ बीमारी थी और मर्डर की रात वसीमा के अंदर लेडी रोज की आत्मा भी आई थी। जिसके बाद विलायत चार्ली को जबरदस्ती अपने घर से भगा देती है। तब चार्ली फटाफट घूमकर वापस आती है और चुपके से वसीमा की दवाई के पर्चे की फोटो खींच लेती है। इधर सीताराम अब जिमी के जीजा जी के पब्लिशर से पता लगाता है कि मर्डर वाली रात वो उनके साथ नहीं थे। अब हम देखते हैं कि रात को सीताराम और चार्ली विलायत और वसीमा पर नजर रख रहे होते हैं, जहां वो देखते हैं कि ये अपनी गजल की प्रैक्टिस कर रही हैं। तभी चार्ली को एकदम से एक आदमी की परछाई दिखती है, जो कि दिखने में एकदम खूनी लग रहा था, और चार्ली और सीताराम दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली जीजा जी के घर पे तलाशी लेती है और वहां से उसको जिमी के जीजा जी की बैंक पासबुक मिलती है, जिसकी वो फोटो खींच लेती है। चार्ली को जीजा जी की बैंक पासबुक से पता चलता है कि जीजा जी ने काफी टाइम से अपनी चीजों की ईएमआई में डिफॉल्ट किया है। फिर चार्ली और सीताराम जिमी के जीजा जी का पीछा करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनका एक बैंक नहीं बल्कि 2 बैंक्स में अकाउंट है। वहीं बैंक के बाहर चार्ली को अपना मोबाइल वाला चोर मिल जाता है और वो उसके पास जाके उससे मदद मांगती है। जीजा जी जैसे ही बैंक से बाहर आते हैं, वो चोर उनका हैंडबैग चुरा के वहां से भाग जाता है और जाके वो बैग चार्ली को दे देता है। चार्ली जब उस बैग को चेक करती है तो उसके अंदर से कुछ पुरानी फोटोज, बैंक के स्टेटमेंट्स और एक पेपर निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपना घर बैंक में गिरवी रखा है और लाखों रुपए का लोन लेके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। जिसके बाद चार्ली और सीताराम उस हैंडबैग को लेकर जीजा जी के पास जाते हैं। तब जीजा जी बताते हैं कि उन्होंने अपना सारा पैसा ठाकुर एंड ऑयल गैस कंपनी में लगा दिया था, क्योंकि बिल्लू ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी अच्छी काम कर रही है। जीजा जी कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन ठाकुर जी के मर जाने के बाद सारा शेयर डूब गया। तब सीताराम बोलता है कि तुमने ब्रिगेडियर को क्यों मारा? तब जीजा जी बताते हैं कि मैंने ब्रिगेडियर को नहीं मारा है। मर्डर की रात को मैं अपनी ही गाड़ी में ही था और खुदकुशी करने जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे शेयर्स में गवा दिए थे और मेरे पब्लिशर ने भी मेरी नॉवल पब्लिश करने से मना कर दिया था। तब एकदम से मुझे सलोनी का फोन आया कि ब्रिगेडियर साहब की मौत हो गई है। तब मैंने सोचा कि अब प्रॉपर्टी का हिस्सा सबको मिलेगा और इससे मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। ये सुन के चार्ली और सीताराम समझ जाते हैं कि जीजा जी ने तो मर्डर नहीं किया है। अब चार्ली घर पहुंचकर सीताराम को कहती है कि तुम ये सारी जांच पड़ताल अपनी न्यूज में मत छाप देना। चार्ली जिमी के परिवार के लोगों से बात करके बड़ी चालाकी से कुछ जानकारी निकालती है। फिर चार्ली मोहन रावत के पास जाकर उनसे तीसरी मंजिल मूवी के बारे में बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि मोहन रावत जी मर्डर की रात को मूवी नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मूवी का क्लाइमैक्स क्या था। अगले दिन चार्ली मोहन मामा का पीछा करती है, जहां चार्ली को पता चलता है कि जानकी रावत और मोहन रावत चुपके से गांजा बनाकर बेचते हैं, और यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चार्ली और जिमी कैसे मिले थे और इनका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था।
फिर प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं कि चार्ली मिस्टर बलूचा के घर आती है और उनके पोते से थोड़ा माल मांगती है। उनका पोता चार्ली को अंदर लेके आता है और मिस्टर बलूचा के बैग से थोड़ा माल निकालकर चार्ली को दे देता है। तभी चार्ली बड़ी ही चालाकी से मिस्टर बलूचा का माल वाला बैग ऊपर डेस्क पर रख देती है और बाहर जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर चुपके से देख रही होती है। मिस्टर बलूचा जैसे ही बाथरूम से बाहर आती हैं तो वो अपना माल का डब्बा देखती हैं कि वो डेस्क पर रखा है। वो व्हील चेयर से खड़ी होकर खुद वो डब्बा उठाती हैं। इसका मतलब मिस्टर बलूचा चल सकती हैं और वो आज तक व्हील चेयर पे बैठ के ढोंग कर रही थी। चार्ली उनको रंगे हाथ पकड़ लेती है और फिर उनसे बात करती है। तब मिस्टर बलूचा बताती हैं कि उन्हें शुरू से ही फ्रीडम चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। पर बुढ़ापा आते ही उनको अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगी, जिसके इलाज के लिए काफी पैसे भी चाहिए थे। तब मिस्टर बलूचा ने एक्सीडेंट से अपाहिज होने का नाटक किया ताकि उन्हें इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिल जाए। चार्ली बोलती है कि ये तो फ्रॉड है, पर मिस्टर बलूचा बोलती हैं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उनके पोते रॉनी की सैलरी से तो उनके चरस का खर्चा भी नहीं निकलता। अब रॉनी चार्ली को एक वीडियो दिखाता है कि जिसमें सीताराम ने जिमी के जीजा जी के बैंक स्टेटमेंट को न्यूज में दिखा दिया और ये भी बता दिया कि मर्डर वाली रात वो मनाली में नहीं थे। घर में ये न्यूज जिमी के परिवार वाले भी देख लेते हैं। तब वो चार्ली को गुस्से में वहां से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद चार्ली अपना बैग पैक करने लगती है। तब सीताराम उसको बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया है। इस न्यूज रिपोर्ट के बाहर आते ही तुम्हारे जीजा जी पे सारा शक आ जाएगा और तुम्हारे फियांसे से शक हट जाएगा। सीताराम ये भी कहता है कि पुलिस के बड़े अधिकारी अब इस न्यूज के आने के बाद इंस्पेक्टर को अच्छे से जांच करने का आदेश दे दिए हैं। तब चार्ली गुस्से में बोलती है कि तुम तो जर्नलिस्ट हो और टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीताराम बोलता है कि उसने ये सब चार्ली की खुशी के लिए किया है, क्योंकि वो भी चार्ली को पसंद करने लगा है। अब इंस्पेक्टर नारायण रावत की फैमिली को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे अच्छी तरह पूछताछ करते हैं और उन सब का बयान लेते हैं और चार्ली रात को ही गेस्ट हाउस छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी का एक प्राइवेट वीडियो बाहर आ जाता है जिसमें वो किसी और लड़की के साथ रहता है। ये देखकर चार्ली का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से में अपने बाल काट देती है। और इस सदमे से बाहर आने में चार्ली को थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद चार्ली जिमी से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां जिमी उसको बताता है कि उस दिन वो अपनी चाबी लेने के लिए ब्रिगेडियर के घर गया था। उस समय ब्रिगेडियर घर पर जिंदा थे, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उस समय तक ब्रिगेडियर मर चुके थे। इसका मतलब जिमी ने जिस आदमी को गेट होल से देखा था वो खूनी था। अब हम देखते हैं कि जिमी और चार्ली का ब्रेकअप हो जाता है, पर चार्ली एक बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव थी, इसलिए वो ये केस सॉल्व करने के लिए वापस आती है। चार्ली अब ब्रिगेडियर के घर जाकर तलाशी लेती है, जहां चार्ली को एक आईडी मिलती है। तभी बिल्लू कुछ लोगों को घर दिखाने के लिए लाता है। ये देखकर चार्ली ऊपर वाली मंजिल में जाकर छुप जाती है, जहां उसे बर्फ पर चलने वाले स्केट शूज मिलते हैं। चार्ली उसके बाद कर्नल के पास जाकर जिमी की बात बताती है कि उसने मर्डर की रात किसी को घर के अंदर देखा था। तब कर्नल चार्ली को बताते हैं कि उनके वहां पहुंचने से पहले हनीफ वहां ऑलरेडी था। चार्ली भी ब्रिगेडियर के घर पे हनीफ की आईडी देखी थी, जिसमें हनीफ का कुछ और ही नाम था, यानी हनीफ मर्डर कर सकता है। चार्ली और कर्नल हनीफ के पास जाकर बात करते हैं। तब हनीफ बताता है कि काफी साल पहले वो अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से भागकर यहाँ आया था। तब ब्रिगेडियर साहब ने उसे काम दिया था। तब कर्नल बोलते हैं कि जैसे ब्रिगेडियर को पता चला होगा कि तुम यहाँ पर इल्लीगली रह रहे हो, तुमने ब्रिगेडियर को मार दिया है ना। तब हनीफ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैंने उनको खुद ही बताया था कि मैं बांग्लादेश से भाग कर आया हूँ। ये सुनकर चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि हानिफ ने भी खून नहीं किया है। अब ये केस धीरे धीरे काफी उलझता जा रहा था। आखिर मर्डरर कौन है? हानिफ जाते हुए चार्ली को बताता है कि मर्डरर ने जाते वक्त ब्रिगेडियर साहब के एक जोड़ी जूते चुरा लिए थे। अब रात को हम देखते हैं कि चार्ली सोने के लिए जाती है। तब कोई चार्ली की खिड़की बंद कर देता है ताकि कमरे में लगी आग की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो जाए और चार्ली वहीं पर मारी जाए।
और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।